आप में से काफी सारे लोग मुझे कई बार वन प्लस हेटर समझ लेते हैं, लेकिन एक बात बताने जाऊंगा कि वन प्लस जब इंडिया में नहीं थी तब से मैं उस कंपनी को ट्रैक कर रहा था और वन प्लस 1 से लेके वन प्लस 7 प्रो तक लगभग जितने भी वन प्लस के फोन थे ना, सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने यूज किया है, टेस्ट किया है बहुत ज्यादा, और पर्सनली भी बहुत सारे वन प्लस के फोन मैंने ओन करे हैं। और एक बात भी बता देना चाहता हूँ, जब वन प्लस 1 इंडिया में मिलता भी नहीं था ना, तब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता था जिन्होंने यूएसए से इंपोर्ट कराया था वन प्लस के फोन को, और ये वही लोग थे जिनके कारण वन प्लस को लगा था कि इंडिया में हमें अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब वन प्लस शुरू हुई थी ना, तो यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी इंडिया कभी था ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया में उनको लोग फोन इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, तब उन्हें लगा कि इंडिया में भी उनको अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। और उसके बाद से लेके आज तक इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है वन प्लस के लिए। और ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि वन प्लस सिर्फ अपने फैंस के कारण ही इंडिया के अंदर आई थी, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल फैंस नहीं होते तो शायद वन प्लस भी नहीं होता। इवन एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं वन प्लस कम्युनिटी का भी पार्ट था, और वन प्लस टीवी के लॉन्च इवेंट में भी मेरा जो फोटोग्राफ था वो स्टेज पे एक बार शोकेस किया गया था। लेकिन बात की जाए तो वन प्लस से रिलेटेड जो दिक्कतें होती वो हमें तब देखने को मिली जब यहाँ पे ओप्पो से इनका मर्जर हो रहा था, ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस बन रहा था, और जितने भी ओरिजिनल वन प्लस के फैंस थे, पुराने जितने भी लोग आज से पहले वन प्लस के फोन यूज कर रहे थे, उन्हें ये चीज काफी ज्यादा पसंद नहीं आई। क्योंकि पहले लोग वन प्लस को एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव ऐसे ब्रांड के रूप में देखते थे, लेकिन जैसे वो ज्यादा मेन स्ट्रीम जाने लगा, लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। और मैं खुद जानता हूँ ऐसे काफी सारे लोगों को जो वन प्लस से अब मूव ऑन कर चुके हैं एप्पल पे या सैमसंग के ऊपर। लेकिन अगर मैं फैन की नजर से देखूं तो यार ये प्रॉब्लम वाली चीज थी, और इसको हमने अक्सर क्रिटिसाइज किया है कि ऑक्सीजन ओएस के साथ आप ऐसा कर रहे हो, पहले क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड देते थे, आप ओप्पो के साथ क्यों जा रहे हो, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन एज अ वन प्लस एज अ कंपनी के बारे में देखें कि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वन प्लस के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि वन प्लस को पता था कि जो एंथुसियास्ट वाला मार्केट है वो छोटा है, और इस मार्केट को अगर हम कैटर करते रहेंगे तो हम जो छोटी सी ऑडियंस है इन्हें ही खुश करेंगे, कभी मेन स्ट्रीम जा नहीं पाएंगे। और मेन स्ट्रीम जाने के लिए उन्होंने ओप्पो जैसी कंपनी का सहारा लिया। आज के समय में जब ओप्पो के कलर ओएस के साथ गए और ओप्पो का पूरा सप्लाई चेन यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि ओप्पो की R&D यूज कर रहे हैं, तो आज के समय में वन प्लस के लिए आसान है फोन निकलना। और इसका रिजल्ट यही है, वन प्लस की पोजीशन इंडिया में 6th नंबर पे आती है। ये पोको जैसी कंपनी से ज्यादा फोन बेचती है, जबकि वन प्लस के फोन कंपैरेटिवली महंगे भी होते हैं। और वन प्लस ने कुछ अच्छी बात अपने साथ रखी, अपने ओएस को कलर ओएस के ऊपर तो ले गए, लेकिन अभी भी क्लीन रखा उस ओएस को। ऐसा नहीं कि रियलमी जैसे उसमें ब्लोटवेयर डाल दिए, जबकि टेक्निकली रियलमी और ऑक्सीजन ओएस काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन ओएस में आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते इतने ज्यादा। और इसी के साथ ही पिछले 2-3 सालों में वन प्लस के साथ एक बड़ी दिक्कत थी क्वालिटी कंट्रोल की। आप लोग को ग्रीन लाइन इशू के बारे में पता होगा, लेकिन अब जाके उन्होंने ये चीज भी फिक्स कर दी, और जो नए फोन से वो बहुत जबरदस्त बिक रहे हैं। मतलब 30,000 से लेकर 45,000 की रेंज में वन प्लस 11R बहुत जबरदस्त बिका। हाल ही में वन प्लस 12 और 12R आएगा, और उम्मीद करते हैं कि वन प्लस इस बार भी अगर प्राइसिंग सही रख दे तो यार ये फोन भी चल सकते हैं। और वन प्लस ने ठान लिया कि कैसे उससे सैमसंग जैसी कंपनी के पीछे जाना है। अब उसका जो कंपटीशन वो दूसरे चाइनीज ब्रांड्स नहीं है, टेक्निकली में उसका जो बिगेस्ट कंपटीशन है वो सैमसंग है। इसीलिए उसने अपना वन प्लस ओपन निकाला ताकि वो जो अल्ट्रा प्रीमियम मार्केट होता है वहां पर वो कैटर कर सके। और वन प्लस को इससे फर्क भी नहीं पड़ता वो कितने यूनिट बेचेगा। अगर उसने 10,000 यूनिट भी बेच दिए ना वन प्लस ओपन के लिए, ये वन प्लस के लिए सक्सेस रहेगा, और धीरे धीरे इस मार्केट के अंदर आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो मेजोरिटी सेल होती है वन प्लस की वो तो बजट में होती है, लेकिन अगर प्रीमियम में उसका प्रोडक्ट भी बिकने लग गया उसके लिए सच्ची बात नहीं हो सकती। और इससे फायदा यहाँ पे ओप्पो ग्रुप को ही होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओप्पो है ना, उसके प्रीमियम फोन्स कभी इंडिया में चली नहीं, लेकिन ओप्पो कंपनी के लिए जो प्रीमियम ब्रांड होता है ना, वो यहाँ पे वन प्लस रह गया। टेक्निकली देखा जाए तो इस चीज ने वन प्लस को काफी ज्यादा हेल्प करी, यानी कि एक ऐसा ब्रांड जो बहुत ही लिमिटेड लोग यूज करते थे पहले, आज के समय में हर दूसरा इंसान शायद वन प्लस का यूजर कहीं ना कहीं निकले। और खास तौर पर नॉट लाइनअप ने तो उसकी बहुत ज्यादा मदद करी। नॉट CE3 लाइट के बारे में बात करें तो काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट ऐसे जो नॉट लाइनअप को लेना पसंद करते हैं, और 20 से 30 हजार में ये फोन यहाँ पे काफी ज्यादा बिकते हैं। और CE3 लाइट ऐसा फोन बना जिसने कहीं ना कहीं डायरेक्टली रेडमी रियलमी को कॉम्पीट किया, क्योंकि आज के समय में काफी सारे रियलमी और रेडमी के पुराने यूजर अब वन प्लस के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। यार इस बात का यहाँ पर उसने काफी अच्छा एक फायदा उठाया, ये बात तो यहाँ पर माननी पड़ेगी। लेकिन बीच में देखा जाए तो कुछ ऐसे हर्डल्स है जो वन प्लस ने देखे। देखो वन प्लस ने जब अपने टीवी निकाले थे तो कुछ
इनोवेशन लेकर आ रहे थे, कुछ नई चीजें लोग ट्राई कर रहे थे, देखने में भी अच्छा लगता था। लेकिन सिंपल सी बात है कि वन प्लस को बाद में पता चल गया कि मल्टीपल चीजों में अगर आप काम कर रहे हो तो एक जगह जो फोकस होता है वो आप नहीं दे पाते, क्योंकि वन प्लस को टीवी भी निकालना है, स्मार्ट वॉच निकालनी है, बड्स निकालने, फोल्डेबल भी निकालना है, और जब ज्यादा चीजें करने जाओगे तो दिक्कत होगी। और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टीवी बिजनेस उनका भले ही ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बेटर ये है कि उन चीजों पे फोकस किया जाए जहां पे वो लोग और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए अब देखा तो वन प्लस ने टीवी मार्केट से भी क्विट कर दिया है, और आज के समय में वन प्लस के टीवीज आप खरीद नहीं सकते हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में वन प्लस फिर से टीवी नहीं निकाल सकता, फ्यूचर में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी कंपनी क्या काम करने वाली है। लेकिन इसके साथ जो अच्छी बात हुई ना, अब उनका जो पूरा फोकस होता है ना वो स्मार्टफोन की तरफ है। आज के समय में ऑक्सीजन ओएस के अंदर अपडेट्स भी अच्छे आते हैं, फीचर्स को भी लोग डाल रहे हैं, और जो नए लोग हैं, जो नए वन प्लस के यूजर बन रहे हैं, उन्हें भी ये ओएस यहाँ पे पसंद आता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जनता उन्हें फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर चाहिए, और ये बात यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रही है। तो एक तो बेनिफिट यहाँ पर उन्हें यहाँ पे मिल ही गया। इसके साथ ही बैकएंड में इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल भी काफी अच्छे तरीके से सुधारा है, और वन प्लस ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह जो प्रीमियम ब्रांड बना रखा है ना, उसकी उसे मदद काफी ज्यादा मिली है। मतलब कि आप ये समझ के रखिए कि वन प्लस ने शुरुआत से महंगे फोन निकाले, और शुरुआत से ही एक महंगा और प्रीमियम ब्रांड था। नॉर्ड आई तो नॉर्ड के यूज करके लोग सस्ते के अंदर भी गए, लेकिन आज के समय जब भी लोगों को 40,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करना है ना, तब भी वन प्लस का फोन यहाँ पे लोग लेना एक बार को प्रेफर कर लेते हैं। जबकि सेम बात में रेडमी, रियलमी, इन कंपनीज के बारे में नहीं कह सकता। इन कंपनीज को आज भी 40,000 रुपए के ऊपर फोन बेचने में दिक्कत आती है, लेकिन वन प्लस ने जब से शुरुआत से महंगे फोन निकाल रही थी, तो आज के समय में लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको लेना भी यहाँ पे पसंद करते हैं। इसी वजह से प्रीमियम मार्केट का होते हुए भी, सिर्फ महंगे फोन निकालते होते हुए भी उसके पास इतना अच्छा मार्केट शेयर आ गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नई वन प्लस है वो पुरानी वन प्लस से बेटर है। देखो, पुरानी वन प्लस अगर आज के समय में एग्जिस्ट कर दी, तो आप ये समझ के रखिए कभी भी वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बन पाती, और ये भी हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं कंपनी भी बंद हो जाती, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी मार्केट को कैटर कर रहे हो ना, तो आप हमेशा उस मार्केट को कैटर नहीं कर सकते। आप उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ ले नहीं सकते, और कंपनी चलती है प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है, तो आपको मेन स्ट्रीम जाना पड़ेगा और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। यही जब ओप्पो के साथ मिले तब यही हुआ। आज के समय में ऑफलाइन में भी बात करें तो वहां भी वन प्लस की बात होती है, एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर पर भी बात होती है, और ऑनलाइन में ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचते भी रहते हैं। ओवरऑल जो ब्रांड वैल्यू है ना वन प्लस की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि पुरानी वन प्लस हमें देखने को मिलेगी दोबारा से, ऐसा नहीं होने वाला। वन प्लस के लिए नई वाले जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए काम कर रही है, और वन प्लस कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ वन प्लस के साथ क्या हो सकता है। वन प्लस आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को निकालेगा, और भी ज्यादा फोन्स को निकालेगा, लेकिन ये मेक श्योर करेगा क्वालिटी भी मिले, वैल्यू भी मिले, और यहाँ पे जो लोग जो वन प्लस के यूजर होते हैं ना, वो वन प्लस का फोन ही यहाँ पे खरीदते रहे। क्योंकि बीच में कुछ साल ऐसे थे वन प्लस के जो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। 8 सीरीज, 9 सीरीज और 10 सीरीज थी ना, ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं वन प्लस के लिए। और इस टाइम पीरियड के बीच में काफी सारे लोग वन प्लस से जब मूव ऑन कर गए, तब वन प्लस को समझ आया कि अब एक सही समय है दोबारा से पटरी पे लौटने का और दोबारा से सही तरीके से काम करने का। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वन प्लस जो प्रीमियम वाली रेस में जा चुका है अब, तो यहाँ पे कितना ज्यादा प्रीमियम जाता है, क्योंकि एक हद तक ही लोग वन प्लस के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और वन प्लस को भी बहुत संभल के खेलना पड़ेगा कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर हल्की सी भी ज्यादा हो गई ना, तो शायद उसका प्रोडक्ट वो चले नहीं। आप लोगों को वन प्लस का फोन कैसे लगता है, और पुरानी वन प्लस अच्छी लगती थी नहीं, नीचे कमेंट बताओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थिंक ऑफ वीडियो देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।